राहुल गांधी। अब दोनों हाथ उठा के ताली बजा कर आप नारा लगाइएगा। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। मंच में उपस्थित आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी, आराधना मोना मिश्रा जी, इमरान मसूद जी, नरेश सैनी जी, मसूद अख्तर जी, भाई धीरज गुर्जर जी, तौकीर आलम जी, मीम अफजल जी, भाई इमरान प्रताप गढ़ी जी, आदरणीय आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, नसमुद्दीन सिद्दीकी जी, प्रदीप माथुर जी, गजराज सिंह जी, ओमवती जी, रशीद अलवी जी और मंच में उपस्थित सभी हमारे कांग्रेस के साथीगण और यहाँ माती सभा में उपस्थित सभी भाइयों बहनों युवा साथियों और पत्रकार मित्रों। आदरणीय साथियों, अभी लल्लू जी कह रहे थे कि यहाँ बुनकरों को काम नहीं, ये पीतल नगरी है, वहां भी मंदी का असर है। मंदी क्यों है? वो इसलिए कि लोगों के खरीदारों के जेब में पैसा नहीं है। जो ग्राहक है, जो किसान है, जो गृहिणियां हैं, जो मजदूर है, उसके जेब खाली हैं। और कौन खाली कर दिया? क्यों खाली हो गया? क्योंकि महंगाई बढ़ गया है। महंगाई आसमान छू रहा है। लोग पेट्रोल नहीं भरा पा रहे हैं, डीजल नहीं भरा पा रहे हैं, रसोई गैस की कीमत बढ़ गई है, खाने के तेल की कीमत बढ़ गए हैं। तो घर में पैसा नहीं है तो बाजार में सन्नाटा है। लेकिन साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी उपचुनाव हुए हिमाचल प्रदेश के, हरियाणा के, कर्नाटक के, वहां की जनता ने महंगाई के खिलाफ वोट दिया। हिमाचल में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह पराजित किया। रिजल्ट आया, दूसरे दिन 5 रुपया पेट्रोल में, 10 रुपया डीजल में कमी आई है। अरे ये तो एक उपचुनाव है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का नशा उतार दिया और पेट्रोल और डीजल के कीमतों में कमी आई। यदि उत्तर प्रदेश की जनता ठान ले, पंजाब और उत्तराखंड की जनता ने कहीं फैसला दे दिया, तो महंगाई जो चरम पे है वो नीचे आ जाएगा। तो आप क्या इसका नशा उतारने के लिए तैयार है? महंगाई के खिलाफ वोट देने के लिए तैयार है? आदरणीय साथियों, एक तरफ महंगाई है, दूसरे तरफ किसान लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों को दाम मिलना चाहिए, लेकिन ये हठ धर्मिता पे अड़े हुए थे। ये कभी कहते थे ये ठलुआ है, ये आतंकवादी हैं किसान। कभी प्रधानमंत्री जी कहते थे ये आंदोलन जीवी हैं। लेकिन किसानों ने, आदरणीय राहुल जी और प्रियंका जी ने लगातार किसानों की बात कही और अंत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झुकना पड़ा और 3 काले कानून वापस लेने पड़े। तो मैं कहना चाहता हूं, हर दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। और यहाँ के मतदाताओं ने, किसानों ने झुका के बता दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने जाति के नाम से वोट किया, धर्म के नाम से वोट किया,
लेकिन अब मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, आप अपने मुद्दे पर वोट करिएगा। बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, किसानों के दाम के मुद्दे पर वोट करिए। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं तो मेरे साथ हाथ उठा के बताइए। एक पार्टी है जाति के नाम से वोट मांगती है, दूसरे पार्टी धर्म के नाम से वोट मांगती है, और तीसरे कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गांधी है, जो आपके मुद्दे को, आपकी समस्याओं पे, आपके दुख दर्द में खड़ा होकर आपके लिए वोट मांगती है। वो कहती है कि कांग्रेस की सरकार बनाइए, हम महिलाओं को 40% आरक्षण देंगे। प्रियंका जी कहती हैं कि उनके लिए स्कूटी और स्मार्टफोन, और दूसरे तरफ किसानों को कहती हैं कि 2500 रुपया धान के और गेहूं के कीमत और 400 रुपया गन्ना के कीमत। तो आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं? लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो प्रियंका जी के समर्थन में हाथ उठाइए। सबसे निवेदन करना चाहता हूं। तो मैं आपसे एक ही बात और अंत में कहना चाहता हूं, ये देश धर्म प्राण देश, लेकिन आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी आए थे और योगी आदित्यनाथ जी पीछे पीछे चल रहे थे। देखा वो वीडियो? देखा है ना? प्रधानमंत्री को डर लग गया था योगी आदित्यनाथ जी गाड़ी में कब्जा ना कर ले। और दूसरा आपने फोटो देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ के कंधे पे हाथ रख के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। आज तक के हमने देखा, चाहे वो किसी धर्म के मानने वाले लोग हों, कभी हम अपने संत महात्माओं के कंधे पे हाथ नहीं रखते, चाहे वो किसी धर्म के मानने वाले हों। लेकिन आज आप सब ने देखा, सब जगह पोस्टर लगा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ के कंधे में हाथ रखे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आदित्यनाथ को योगी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और नहीं मानते तो आप क्या मान के उसके कंधे पे हाथ रखे थे? तो मैं बहुत ज्यादा देर और न रहते हुए आपसे मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं। हमारे नेता राहुल गांधी जी 2018 के चुनाव में गए थे और उन्होंने किसानों से वादा किया था, हमारी सरकार बनी तो 10 दिन के भीतर में किसानों के कर्ज माफ होंगे। हमारी सरकार बनी तो 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदेंगे। और छत्तीसगढ़ की जनता ने 3/4 बहुमत से हमारी सरकार बनाई। और राहुल जी शपथ ग्रहण में आए थे, मनमोहन जी पूर्व प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण में आए थे, उनको एयरपोर्ट छोड़े, वो दिल्ली के लिए उड़े, हम लोग मंत्रालय गए, राहुल जी दिल्ली एयरपोर्ट में उतरे नहीं थे और 2 घंटे के भीतर में 18 लाख किसानों के 9,000 करोड़ रुपया हमने माफ कर दिया। आज छत्तीसगढ़ में 2500 रुपया में धान खरीदी होती है, तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब किसानों के जेब में पैसा आएगा तो यहां के बाजार में भी रौनक होगा, यहां भी लोग गाड़ियां खरीदेंगे, बर्तन खरीदेंगे। लेकिन ये सरकार नहीं चाहती किसान कभी मजबूत हो, और यही कारण से किसानों को ये लखीमपुर में गाड़ियों से रौंदे थे, जिसके विरोध करने के लिए प्रियंका जी गई थी। तो आज किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं और युवाओं के साथ खड़े होने वाला कोई नेता है तो वो प्रियंका गांधी जी हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जोरदार ताली बजाएं और नारा लगाएं, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद। अब आवाज दूंगा मैं आपकी और हमारी हरदिल अजीज नेता
जिनमें हम इंदिरा गांधी की झलक देखते हैं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी से आग्रह करूंगा, आप पधारें और उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतिज्ञा का संचालन करें। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। आदरणीय भूपेश बघेल जी, श्री अजय लल्लू जी, श्रीमती आराधना मिश्रा जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, श्री गजराज सिंह जी, श्री संजय कपूर जी, श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी, श्री नरेश सैनी जी, श्री मसूद अख्तर जी, श्री फूल कुमार जी, श्री दीपक कुमार जी, प्रवीण अरुण जी, श्रीमती सुप्रिया अरुण जी, ओमवती देवी जी, श्रीमती इंदिरा भाटी जी, श्री जितेंद्र बघेल जी, श्री धीरज गुर्जर जी और श्री तौकीर आलम जी और यहाँ उपस्थित सभी नेतागण, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी, सभी सचिव, आप सबको मेरे ससुराल में बहुत बहुत स्वागत। और ससुराल वालों, आपसे माफी चाहती हूँ, बहुत दिनों बाद आई हूँ। माफ हूं कि नहीं? आपके शहर ने मेरे परिवार को संरक्षण दिया, उनको खड़ा किया। बंटवारे के बाद मेरे ससुर जी के पिता अपने परिवार को लेकर मुरादाबाद आए। यहीं से उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। यहाँ के हुनर, यहाँ के लोगों की मदद से, उनकी अपनी मेहनत से उन्होंने अपना जीवन बनाया, अपने बच्चों का भविष्य बनाया। आज मुझे यहाँ आकर बहुत गर्व हो रहा है और मैं आप सबको भी यहाँ इस सभा में आप सब की भी स्वागत करना चाहती हूँ। मुरादाबाद देश विदेश में पीतल नगरी के नाम जाना जाता है। मुझे याद है, शादी के वक्त एक खुशहाल शहर था, समृद्ध था, तेजी से आगे बढ़ रहा था। यहाँ उस समय हवाई अड्डे बनने की भी बात होती थी और शहर को विकसित करने की बहुत बातें होती थी। उस समय ये सब हो क्यों पाया? क्योंकि आपके हुनर के साथ साथ, व्यापारियों के मेहनत के साथ साथ, मजदूरों के मेहनत के साथ साथ आपको के पास एक ऐसी सरकार थी जिसने आपका समर्थन किया, जिसने आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको विकसित बनाने के लिए मदद किया। मुझे याद है उस समय एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हैंडीक्राफ्ट के लिए बनी। एक्सपोर्टरों को ड्रॉबैक मिलते थे, ब्याज की सब्सिडी मिलती थी। राजीव गांधी जी, मेरे पिताजी ने कारोबारियों के लोन भी माफ़ किए, टैक्स में भी मदद होती थी। उस तरह से यहाँ का कारोबार बहुत बड़ा, आपका ये शहर फूला फला आगे बढ़ा। आज स्थिति क्या है? आज हालात क्या है? जहाँ 8,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता था, निर्यात होता था यहाँ से, आज 2,000 करोड़ घट गया है। सिर्फ पिछले 5-6 सालों में 3 लाख कारीगरों की रोजी रोटी खत्म हो चुकी है। भाजपा की नीतियों ने कारोबार, आपके भविष्य को बर्बाद किया है। सबसे पहले तो नोटबंदी लागू की, इससे आपको बहुत संकट हुआ। आपको बताया गया कि देश के लिए ये काम हो रहा है कि काला धन वापस आएगा। कोई काला धन वापस नहीं आया। आप सबको अच्छी तरह मालूम है कि क्या हुआ। उसी तरह से जीएसटी लागू की गई, जिससे आपकी कमर तोड़ी गई। निर्यातकों का ड्रॉबैक खत्म किया गया, ब्याज पर सब्सिडी नहीं मिलती। कारीगरों को दिहाड़ी आधी हुई, कारोबारों में मंदी हुई, बिजली महंगी हुई,
डीजल महंगा हुआ, कच्चा माल महंगा हुआ। उधर चीन तेजी से आगे बढ़ रहा था। जिस तरह से उन्होंने एक एक हुनर को लेके पूरे शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उस तरह से हमें यहाँ पे भी बनाना चाहिए था। यहाँ पे सारी और सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए थी। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए था। यहाँ पे पूरी तरह से मदद करनी चाहिए थी ताकि आपका शहर भी विकसित हो पाए। ये सब नहीं हुआ। आपने पीतल नगरी बनाई, उद्योग नगरी बनाई, अपने हाथों से, अपने खून, अपने पसीने से बनाई। ये सरकार सिर्फ अंधेर नगरी बनाती है और अंधेर नगरी का चौपट राजा है। व्यापार आज पूरे प्रदेश में चौपट है, युवाओं का भविष्य चौपट है, खेती किसानी चौपट है, महंगाई से घर का बजट चौपट है। आपने देखा होगा 27 नवंबर को यूपी टेट की परीक्षा हुई। 22 लाख युवाओं ने मेहनत की, 2 सालों के लिए काम किया। क्या हुआ? पेपर आउट हो गया, परीक्षा रद्द की गई, भर्ती फिर से लटक गई। फिर से क्यों कह रही हूं? क्योंकि इस तरह से तमाम भर्तियां हैं। मैं ऐसे लोगों से बात कर चुकी हूं, ऐसे युवाओं से बात कर चुकी हूं जो 6 सालों से नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने 4-5 परीक्षाएं दे दी हैं, लेकिन आज तक उनको रोजगार नहीं मिला। यहाँ पेपर आउट हुआ, नई बात नहीं थी। 12 परीक्षाओं में इस तरह से हुआ है। 10 लाख से अधिक सरकारी पद खाली पड़े हैं, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। योगी आदित्यनाथ जी बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश में नौकरियां बहुत हैं, नौकरी योग्य युवा कम है। अब आप बताइए, जहां जहां मैं जाती हूं मुझे ऐसे युवा मिलते हैं जिन्होंने बीए पास की है, किसी ने आईटीआई पास किया है, किसी को एमए भी हुआ है, और मुश्किल से संघर्ष करके। मैं एक वाल्मीकि कॉलोनी में गई लखनऊ में, वहां मैं एक महिला से मिली। उसने मुझे कहा कि मैं संघर्ष करके, घरों में काम कर करके 4-5 हजार रुपए का वेतन लेके मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया। मेरी बेटी बीए कर चुकी है, आईटीआई पास है, आज तक दर दर भटक रही है, उसको नौकरी नहीं मिली। अगले घर में गई, वही समस्या, अगले घर में गई, वही समस्या। मैं कम से कम 10 परिवारों से मिली उसी एक कॉलोनी में, सब ने मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया। नौजवान मेरे सामने आए, उन्होंने सब ने कहा कि दीदी हमने पढ़ाई की है, कहीं पे रोजगार नहीं मिलता। और योगी जी इस तरह के बयान देते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। बघेल जी यहाँ उपस्थित हैं। 2 दिन पहले बघेल जी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश के कुछ व्यापारियों से, उद्योगपतियों से उनकी चर्चा चल रही थी। तो उन उद्योगपतियों ने बताया कि एक पोर्टल की ज़रूरत थी, जिसके लिए वह मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहे थे, लेकिन पिछले 4 सालों से उनको मिलने का मौका नहीं मिला। तो बघेल जी से मैं बात कर रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 4 सालों से कोई अपनी समस्या को लेकर भटक रहा है। उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, कैसे हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी इनके लिए समय नहीं बना रहे हैं? तो बघेल जी ने मुझे एक बात कही जो मेरे मन में रही। उन्होंने कहा, देखिए दीदी, हमारे प्रदेश में जाति और धर्म पर आधारित राजनीति कम होती है और विकास पर आधारित राजनीति होती है। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता पर आधारित राजनीति और जातिवाद पर आधारित राजनीति इतनी भयानक है कि मुख्यमंत्री भी जानता है कि लोगों की समस्याओं का हल करने के बजाय चुनाव के समय आएगा, धर्म की बात करेगा, जाति की बात करेगा, चुनाव जीत के निकल जाएंगे और उनको कोई जवाबदेही ही नहीं रहेगी। तो ये बात मेरे मन में बहुत गहराई से, मैंने इस बारे में सोचा। ये बात सही है।
जब तक पब्लिक जवाबदेही नहीं मांगेगी अपनी नेताओं से, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। जब तक वोट विकास के आधार पर नहीं डलेगा, जब तक आप ये सवाल नहीं करेंगे कि मेरे गांव में, मेरे लिए, मेरे शहर में आपने 5 सालों में क्या किया, जब तक ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण नहीं होगा, तब तक इसी तरह की राजनीति में आप फंसे रहेंगे, माफियाओं के दलदल में फंसे रहेंगे। मुझे आश्चर्य हुआ मैं जब यूपी आई, जमीन की माफिया, नदी की माफिया, बालू की माफिया, पढ़ाई की माफिया, इम्तिहानों की माफिया, जहां देखो माफिया ही माफिया। मुझे तो आश्चर्य है कि सांस पे कोई माफिया नहीं है कि आप सांस ले रहे हैं और आपसे हफ्ता लिया जाए। ये हालात है आपके प्रदेश के। ये हालात आप बदलोगे कैसे? मुझे बहुत बड़ी शिकायत है आपसे। जब तक आप इस तरह की राजनीति के घेरे में फंसे रहेंगे, तब तक कोई बदलाव नहीं आने वाला है। नेता के बाद नेता यहां मंच पर खड़े होकर फिजूल की बातें करेगा, आपको तरह तरह के वचन देगा, लेकिन उसको दिल में मालूम होगा कि उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। आप नेताओं को जिम्मेदार बनाओ, सिखाओ उनको कि ऐसा नहीं चलेगा। मंच पर आकर खोखले वचन बनाएं, 5 सालों के लिए आप कुछ नहीं करें, ये नहीं चलेगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को सिर्फ और सिर्फ विकास के आधार पर लड़ना चाहती है। हमने प्रतिज्ञाएं ली हैं। क्या प्रतिज्ञा ली है? कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, हर जिले में हम उद्योगों के हब लगवाएंगे। ये प्रतिज्ञा इसलिए है क्योंकि खोखला वचन नहीं है। आपको मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किस तरह से उन्होंने वचन दिया और 2 घंटे के अंदर अंदर कर्ज माफ किए। उन्होंने आपको बताया कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस की सरकार 2500 रुपए क्विंटल धान खरीद रही है। तो ये कोई कल्पना नहीं है, ये सच्चाई है। अगर हम कह रहे हैं, हम करके भी दिखाएंगे। देखिए, किसानों ने जो आंदोलन किया, इससे एक बहुत बड़ी बात आगे आई है कि जब आप मन बना लेते हैं, जब आप अटल रहते हैं, आप अडिग बन जाते हैं, तो सरकार को झुकना पड़ता है। सरकारों ने, किसानों ने त्याग दिया। 700 से अधिक किसान शहीद हुए। उन 700 शहीदों के लिए प्रधानमंत्री जी 2 मिनट के लिए भी संसद में मौन नहीं रहे। 2 मिनट का मौन नहीं किया, संसद में चर्चा भी नहीं की उन कानूनों पर जिन कानूनों को रद्द करने जा रहे थे। लखीमपुर के खेरी में नरसंहार हुआ। किसानों को अपनी जीप के पहियों के तले एक मंत्री के बेटे ने कुचल कर मार डाला। प्रधानमंत्री जी ने एक लफ्ज नहीं कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने एक लफ्ज नहीं कहा, बल्कि कुछ दिनों पहले लखनऊ आए, उनके साथ मंच पर वही मंत्री खड़े थे, आज भी मंत्री हैं, उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया? अगर उन्होंने उन परिवारों से बात करने की कष्ट की होती जिनके बच्चे शहीद हुए, उन विधवाओं से जिनके पति शहीद हुए, तो उनको पता चलता कि वो परिवार क्या महसूस कर रहे हैं, किस संकट से गुजर रहे हैं। और उनकी एक ही गुहार है कि जब तक ये मंत्री पद पर रहेंगे, तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। मैं ऐसे परिवारों के पास गई हूं जिनके पास कुछ नहीं है। वो कहते मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए दीदी, न्याय चाहिए, अपने बेटे के लिए न्याय चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहती हूं
कि जो सबसे बड़ी बात किसान आंदोलन से ये निकली है कि शक्ति आपके हाथों में है, इस शक्ति को पहचानिए। इन 3 काले कानूनों के अलावा किसानों की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिनको सरकार बार बार नकार रही है। आप ही को मालूम है कि गन्ना का कितना आपको भुगतान मिला, अभी भी 4000 करोड़ का भुगतान बचा है। नरेंद्र मोदी जी का एक हवाई जहाज जो उन्होंने पिछले साल खरीदा, कोरोना के समय खरीदा, 8000 करोड़ का है। एक हवाई जहाज जिसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी जी बैठ के घूमते हैं, 8000 करोड़ का है। आपका पूरा गन्ना का भुगतान 4000 करोड़ का है। संसद के सुंदरीकरण में जो अच्छा खासा संसद है, 70 सालों से चला आ रहा है, एक ऐतिहासिक इमारत है, उसके सुंदरीकरण करने के लिए ये लोग 20,000 करोड़ खर्च सकते हैं, आपके लिए कुछ नहीं दे सकते। आपके कर्ज माफ करने की बात होती है तो चुप हो जाते हैं, कहते हैं कि पैसा नहीं है। आज खाद की लाइनों में किसान अपना दम तोड़ रहे हैं। मैं ललितपुर के 4 परिवारों से मिलने गई। 2 किसानों ने खाद की लाइन में खड़े होते हुए दम तोड़ा और 2 ऐसे किसान थे जो इतने समय के लिए खाद की लाइन में खड़े रहे और खाद खत्म हो गई, मायूस होकर घर आए, आत्महत्या कर ली। उनकी छोटी छोटी सी बच्चियों ने मेरे से बात की कि दीदी हम क्या करेंगे, डीजल का दाम आसमान छू रहा है, आपको एमएसपी के कम दाम में आपसे धान और गेहूं खरीदा जा रहा है। हमारी ये प्रतिज्ञा है कि छत्तीसगढ़ की तरह यहाँ पर भी 2500 रुपए में धान खरीदा जाएगा, यहाँ पर भी गेहूं 400 रुपए क्विंटल में खरीदा जाएगा, माफ करिए गन्ना 2500 में गेहूं और धान और 400 में गन्ना। किसानों के लिए हमने तय किया है कि आपका पूरा कर्जा हम माफ कराएंगे। देखिए महंगाई बहुत ज्यादा है, मैं जानती हूं कि आप कितना तड़प रहे हैं महंगाई की वजह से। ये मेरी महिलाएं बैठी हैं, ये लोग सोचते हैं कि आपको एक गैस सिलेंडर पकड़ाकर आपके प्रति पूरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। इनको दिखाइए कि जब तक आपको पैरों पे खड़ा करेंगे नहीं, जब तक आपको सशक्त नहीं बनाएंगे, आपको मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक आपका वोट उनको नहीं मिलेगा। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, महिलाओं को आगे बढ़ाओ। ये महंगाई की मार किसानों पर है, गरीबों पर है, दलितों पर है, लेकिन सब वर्गों में इनका बोझ आप उठाती हैं। मैं जानती हूँ कि आप कितना संघर्ष कर रही हैं। बिजली कितनी महंगी हो गई है, आटा, मोबाइल का डेटा, जीवन बीमा, सरसों का तेल, पेट्रोल, डीजल, हद से ज्यादा महंगाई है। आपको बड़े बड़े बिल मिलते हैं, मैंने देखी है ये बिल। महिलाएं मुझे कहती हैं कि हमने तो बिजली ऑन ही नहीं की, हमने चला, यहाँ बिजली आई ही नहीं, फिर भी हमें इतनी बड़ी बिल मिल रही है। आप सब यहाँ पर, ये एक ऐसा शहर है जहाँ उद्योग है। आप सब जानते हैं कि बिजली का कमर्शियल रेट कितना है और इसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है। आपको कहा गया था मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, क्या बना? केवल एक ही चीज स्मार्ट है, स्मार्ट मीटर और स्मार्ट लूट। और मैं बहनों को कहना चाहती हूं कि आपको सशक्त करना चाहते हैं हम, मैं आपके साथ खड़ी हूं, मैं आपको आगे बढ़ाना चाहती हूं। 40%, मैं कह रही हूं कि 40% टिकट महिलाओं को मिलने चाहिए। क्यों कह रही हूं? मैं अपनी बहनों के घर जाती हूं, यहां पर बलात्कार होते हैं, महिलाओं का शोषण होता है, महिलाओं को कुचला जा रहा है और कोई कुछ नहीं कह रहा है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है।
कोई आपको आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहा है। सब विज्ञापनों में है, सब सिर्फ विज्ञापनों में है। असली सवाल यह है कि आपकी भागीदारी राजनीति में क्या है? आपके लिए लड़ने वाली महिला कैसे आगे बढ़ेगी? तो 40% आप जब टिकट लेंगे कांग्रेस से, ठीक है, हो सकता है पहली बार थोड़ी आप में से कुछ हो जो जीते, हो सकता है कि कुछ ना जीते, कोई बात नहीं, सशक्त बनेंगी, अगली बार जीतेंगी, अगली बार फिर से मौका मिलेगा और ज्यादा मौका मिलेगा। यहां नौजवान लड़कियां हैं, आप सहना नहीं चाहती, सच बताओ, सहना चाहती हो कि लड़ना चाहती हो? अपने हकों के लिए लड़ना चाहती हो या अत्याचार सहना चाहती हो? लड़ना चाहती हो ना? ये स्कूटी किसके लिए है? स्मार्टफोन किसके लिए है? आपको मिलेगा। आप महिलाओं को सशक्त बनाओ। ये जितनी भी राजनीति है, ये जितनी भी जातिवाद पर आधारित ये सांप्रदायिक राजनीति सब खत्म हो जाएगी। आप खड़ी हो जाएंगी तो आपकी शक्ति को कोई पहचान नहीं रहा है। 50% आबादी है, 50% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। सशक्त बनो, अपने हक के लिए खुद लड़ो, कोई नहीं आएगा तुम्हारे लिए लड़ने के लिए, तुम खुद लड़ोगी और मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। जोर से बोलो, लड़की हूं, लड़की हूं, शाबाश, लड़की हूं, शाबाश। देखिए, किसानों के लिए हमने तय किया है कि हम कर्जा माफ करेंगे और सबके लिए तय किया है कि बिजली बिल हाफ होगी। कोरोना काल का बकाया खास तौर से जो छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारियों ने दिया, वो साफ किया जाएगा। कोरोना में आपने बहुत संकट झेला, सरकार आपके प्रति आक्रामक बन गई, आपने ऑक्सीजन मांगा तो सरकार आपके पीछे पड़ गई, आपकी मदद नहीं हुई। आपको ये दौर अच्छी तरह से याद होगा। उद्योग, एक्सपोर्ट, ठेले कुमचे वाले, सबका व्यापार कम हुआ, काफी लोगों का व्यापार बंद भी हुआ। उन्हें हम फिर से मदद करना चाहते हैं कि दोबारा अपने पैरों पे खड़े हों। इसीलिए सबसे गरीब परिवार, जिन्होंने सबसे ज्यादा संकट, जिनको सबसे ज्यादा संकट पहुंचा कोरोना से, उनको हम 25,000 रुपए देना चाहते हैं। देखिए, अगर हमारी सरकार आएगी, अगर हमारी सरकार आएगी तो चाहे कोई भी बीमारी हो, 10 लाख रुपए का इलाज सरकार मुफ्त में कराएगी। वृद्धा और विधवा पेंशन 1,000 रुपए देंगे और जितनी भी नई सरकारी नौकरियां हैं उसमें पहले से जो आरक्षण है उनके तहत ही 40% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। सुनिए, लोकतंत्र में जनता जिंदाबाद है। मैंने आपसे पहले भी कहा, मेरी आप सबसे शिकायत है, अपने नेताओं से आप हिसाब नहीं मांगते। चुनाव आता है तो सफाई कर्मचारियों के साथ नरेंद्र मोदी जी अपनी फोटो खिंचवा लेते हैं। आगरा में अरुण वाल्मीकि के पूरे परिवार को 3-4 दिनों के लिए जेल में रख के, पुलिस स्टेशन में रख के बुरी तरह पीटा जाता है तो कुछ नहीं कहते, आप हिसाब नहीं मांगते। हाथरस में एक दलित लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है, पुलिस प्रशासन द्वारा उसकी चिता जलाई जाती है, उसके माँ बाप को आने भी नहीं दिया जाता। प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं, मुख्यमंत्री जी चुप रहते हैं, आप हिसाब क्यों नहीं मांगते? किसानों का रोज रोज अपमान किया, तरह तरह की चीजें कही, देशद्रोही, आंदोलन जीवी, भगवान जाने क्या क्या कहा। चुनाव आ रहा है ना, चुनाव आ रहा है ना, अब क्या कह रहे हैं? मुझे माफ करिए,
क्यों माफ कर रहे हैं आप? क्यों माफ कर रहे हैं? हिसाब मांगिए। कोरोना काल में लापरवाही हुई, किसने भुगता? किसके परिवार उजड़े? आपने हिसाब मांगा? हिसाब मांगो। आपको अगर डिलीवरी चाहिए, आगे बढ़ना चाहते हैं आप, राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से अपना रिश्ता बदलो, उनकी असलियत पहचानो, उन्हें अपने प्रति जवाबदेह बनाओ, उनसे हिसाब मांगो। मैंने सुना है कई लोग कहते हैं कि भाजपा तो फूट फैलाकर फिर से जीतेगी। क्यों? क्योंकि असलियत ये है कि जिनको आज मुख्य विपक्ष माना जा रहा है, वे विकास का एजेंडा सेट नहीं कर रहे। वे भी इसी तरह की राजनीति करना चाहते हैं। सपा और बसपा ने भी जाति और धर्म की ही राजनीति को आगे बढ़ाया है। सपा सरकार में जातिवाद और गुंडाई, और बसपा में आपने लूट देखा है। तो स्वाभाविक है विकास की बात नहीं होगी, आपके मुद्दे उठाए नहीं जाएंगे। आपने समाजवादी का नारा देखा है? नया नारा सुना है? आ रहे हैं अखिलेश। मैं पूछना चाहती हूं, सीए और एनआरसी के कानून बने, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं बिजनौर गई। बिजनौर में एक 19 साल का लड़का अनस दूध बेचता था, उसकी निर्मम हत्या की गई। दूसरे घर में गई, एक लड़का सुलेमान मस्जिद के बाहर खड़ा था, पुलिस ने गोली मारी, उसकी हत्या कर ली, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं पूछना चाहती हूं, क्या अखिलेश जी आए? उम्भा में नरसंहार हुआ, 13 आदिवासियों की मौत हुई, उनको पीटा गया लाठियों से, उनको गोली मारी गई। क्या अखिलेश जी आए? उन्नाव और हाथरस में क्या हुआ? मेरी बहनें बैठी हुई हैं। उन्नाव और हाथरस में महिलाओं पर अत्याचार हुआ, उनको जलाया गया। क्या अखिलेश जी आए? किसानों के आंदोलन में लखीमपुर खीरी में नरसंहार हुआ। जैसे मैंने कहा, आप सब ने देखा वो वीडियो, जीप के नीचे किसानों को कुचला कर गया। क्या अखिलेश जी आए? तो अब चुनाव के समय क्यों आ रहे हैं? चुनाव के समय उनकी पार्टी और वो अचानक जीवित क्यों हो रहे हैं? पिछले 5 सालों से कहां थे जब कांग्रेस सड़कों पर लड़ रही थी, जब कांग्रेस के 18,500 से ज्यादा कार्यकर्ता जेल में बैठे थे, जब हमारे अध्यक्ष 28 दिन के लिए कोरोना के समय जेल में थे, तब समाजवादी के नेता कहां थे? तब समाजवादी के कार्यकर्ता कहां थे? तब अखिलेश जी कहां थे? उस समय अखिलेश जी क्यों नहीं आए? मैं पूछना चाहती हूं, जब दलितों पर अत्याचार हुआ, हाथरस में हुआ, आगरा में हुआ, अभी हाल में फाफामऊ इलाहाबाद में मैं गई थी, दलित परिवार पर अत्याचार हुआ, उनको चारों को, माँ, बाप, बेटा, 10 साल का बेटा जिसको ठीक से सुनाई भी नहीं देता था, और 15 साल की लड़की का बलात्कार करके उन सब की हत्या की गई। मैं पूछना चाहती हूं, बसपा के नेता कहां थे? उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? जब वे बयान देते हैं तो ऐसा क्यों लगता है कि भाजपा जैसा ही बयान दे रहे हैं? क्योंकि सब अंत में ये सोचते हैं कि आपकी समस्याएं, आपके दुख, आपका दर्द, आपकी पीड़ा, आपका संघर्ष से उनकी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। सब सोचते हैं कि वे सांप्रदायिकता के आधार पर
जाति के आधार पर आपसे वोट मांगने आएंगे। आप देखेंगे कि आपके प्रतिनिधि हैं, आप सोचेंगे आपकी जाति के या आपके धर्म के, आपसे वोट मिल जाएगा और उनको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ये सोच आपको जबरदस्ती बदलवानी है। आपका संघर्ष है जिसने इस देश को बनाया है। किसानों की शहादत ने इस देश को बनाया है। हमें आजादी किसानों ने दिलवाई, आपके पूर्वजों ने दिलवाई। जितने भी बड़े नेता आजादी के समय आंदोलन में थे, सब आप ही में से आए। ये लोकतंत्र है, इसमें आपसे मजबूत कोई नहीं है। और मैं आपसे बताना चाहती हूं कि कोई ऐसा जंग नहीं है जो बगैर लड़े जीता जाता है। तो ये सब जो कह रहे हैं कि जीतने वाले हैं, जब लड़ ही नहीं रहे हैं तो जीतेंगे कैसे? ये सब सिर्फ सोच रहे हैं कि अपना टाइम आएगा, हम राज करेंगे, हम लूटेंगे, 5 साल बाद आकर हम फिजूल के मुद्दे उठाएंगे और हम फिर से राज करेंगे। इस सोच को बदलिए। टाइम आपका है, समझदार आप हो, विवेक आप में है। इस देश को बदलना है, अपने प्रदेश को इस खाई में से निकालना है, तो आपको मजबूत बनना पड़ेगा और आपको बहुत समझदारी से अपना वोट देना पड़ेगा। तो आज मैं यहां इसलिए आई हूं कि मैं आपसे कहना चाहती हूं, मैं आपको मौका देना चाहती हूं राजनीति को बदलने का। मैं अपनी बहनों को मौका देना चाहती हूं और आप सबको कि राजनीति को विकास पर आधारित बनाओ, अपने नेताओं को जिम्मेदार बनाओ। ये देश आपका है, किसी की जागीर नहीं है। कोई कितना भी बड़ा नेता हो, उसकी जागीर नहीं है। ये देश आपका है। अपने घर को संभालो, अपने परिवार को संभालो, अपने देश को संभालो, उसको सुरक्षित रखो, उसको मजबूत करने के लिए सही निर्णय लो। सही निर्णय यही है कि विकास होना चाहिए, चुनाव के समय विकास की बात होनी चाहिए। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बारिश हो रही है और कष्ट नहीं दूंगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरा इंतजार किया, और अगली बार अपने पति को भी यहाँ लेकर आऊंगी, अपने ससुराल, आप सबसे मिलवाऊंगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रियंका जी, भूपेश बघेल जी, मंच पे बैठे सभी सम्मानित हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जन और महान मुरादाबाद की जनता। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ साथी कि आज आपकी बेटी, आपकी बहू आपके बीच में आशीर्वाद मांगने आई है। आशीर्वाद इसलिए कि एक लड़ाई किसानों की, नौजवानों की, गरीबों की, बेटियों की, किसानों की लड़ाई प्रियंका जी लड़ रही हैं। और ये लड़ाई अगर घर से उनको आशीर्वाद मिलेगा तो ये लड़ाई और मजबूती से लड़ेंगी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये जब किसानों के लिए संघर्ष हुआ तो जेल कौन गया? अगर कोई जेल गया लखीमपुर की घटना में, तो वो राजीव गांधी की बेटी और इंदिरा गांधी की पोती प्रियंका गांधी जेल गई और मजबूर होकर प्रदेश और देश की सरकार को किसानों के आगे घुटने टेकने पड़े। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी, हाथ उठाकर आज इस बेटी को आशीर्वाद दे दीजिए और बता दीजिए कि इस संघर्ष में, इस लड़ाई में, आपके अधिकार की लड़ाई में आप इनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इमरान प्रतापगढ़ी जी को, क्योंकि ये उनका घर है, मैं उनको सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ धन्यवाद देने के लिए। धन्यवाद। हम आग्रह करेंगे इमरान भाई से, आपको स्वागत भाषण देना था लेकिन मौसम के चलते दीदी पहले बोली, अब अपनी बात इस धन्यवाद के साथ रखिए। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। कोई तोड़ नहीं इस आंधी का,
कोई तोड़ नहीं इस आंधी का, यह है दौर प्रियंका गांधी का। दीदी आज अपनी ससुराल आई हैं और मुरादाबाद अपनी बहू का स्वागत जिस तरह कर रहा है वो ऐतिहासिक है। आसमान से बारिश